बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्लास 9th 16 जुलाई 2020 जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन हमारा आज का टॉपिक होगा। इसमें सबसे पहले चैप्टर के नाम की तरफ अगर हम मूव करें तो चैप्टर नंबर 2 में एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात की गई है। तो अगर आपको याद हो, आप लोगों ने पहले ये बात डेफिनेशन में पढ़ी थी कि स्ट्रक्चर मीन अरेंजमेंट। स्ट्रक्चर को अगर हम एलेबोरेट करना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर के एक्सप्लेनेशन क्या होती है? अरेंजमेंट क्योंकि आपको याद होगा हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन में पढ़ा था कि ब्रांच ऑफ साइंस which deals about composition, structure, properties and changes in properties of matter is called chemistry। तो उस डेफिनेशन में हमने कहा कि कंपोजिशन में जस्ट हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो उसी तरह एटम की कंपोजिशन में हम पहले ये स्टडी करेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं। फर्दर स्ट्रक्चर में हम उन कंपोनेंट्स के अरेंजमेंट को स्टडी करते हैं। तो इसका मतलब हम साथ ही ये स्टडी करेंगे कि एटम के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट कैसी होती है। जब हम एटम के कंपोनेंट्स के अरेंजमेंट को डिस्कस करेंगे तो इसका मतलब हम एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ज़रा वर्ड एटम की तरफ मूव करते हैं। इसमें अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो अर्लियर एज में जब एक कदीम फिलासफर डेमोक्रेटस थे, इनका ताल्लुक यूनान से था। ग्रीक फिलासफर थे डेमोक्रेटस। इनका पॉइंट ऑफ व्यू जो एटम के बारे में था वो ये था कि एटम इज़ इनडिविजिबल। इनडिविजिबल बजाते खुद एक 3 अल्फाज से मिलकर बना हुआ लफ्ज़ है। जहाँ पे भी इन स्टार्ट में आ जाता है उसके माने नफ़ी करना के होते हैं। मिसाल के तौर पे इनकम्प्लीट, कंप्लीट मुकम्मल, इनकम्प्लीट नामुकम्मल। उसी तरह इन यहाँ पे नफ़ी करेगा नॉट। डिवीज़ी स्टैंड फॉर डिवीजन, तकसीम। एबल स्टैंड फॉर एबल। सो नॉट एबल टू डिवाइड। ये इब्तदाइया ज़माना है जब ये ख्याल किया जाता था कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। फिर इसी बात को उन लेके
लफ्ज़ एटम तजवीज़ किया गया, चूँकि लैटिन वर्ड में एटमोस स्टैंड्स फॉर इनडिविजिबल, नाकाबिले तकसीम, जो तकसीम के काबिल ना हो, उसके लिए लातीनी ज़ुबान में लफ्ज़ एटमोस इस्तेमाल होता था। तो चूँकि तब ये ख्याल किया जाता था कि एटम भी एक ऐसा ही ज़र्रा है कि इसको मज़ीद नहीं तोड़ा जा सकता। जब मज़ीद नहीं तोड़ा जा सकता, एक इंडिविजिबल पार्टिकल है, तो इंडिविजिबल पार्टिकल के लिए लफ्ज़ एटमोस बोला जाता था लातीनी ज़ुबान में। तो इसलिए एटमोस से लफ्ज़ एटम ले लिया गया। ओके। फिर 19वीं सदी के इब्तिदा में, इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, जब 19वीं सदी की इब्तिदा थी तो तब एक अजीम केमिस्ट गुजरे हैं, जॉन डाल्टन। उन्होंने एक थ्योरी पेश की जिसको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है। अ ग्रेट केमिस्ट, जॉन डाल्टन, put forward an atomic theory। इन्होंने एटम के बारे में एक नज़रिया पेश किया। उसके बुनियादी पास्चुलेट्स में से दो पास्चुलेट्स यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। एक पास्चुलेट ये था कि एटम की मौजूदगी को साबित करता था। उन्होंने ये कहा कि दुनिया कायनात की हर चीज़ मादा है, दुनिया कायनात की हर चीज़ मादा है और मादा बज़ाते खुद एटम से मिलकर बना है। इसका मतलब दुनिया कायनात की बुनियाद एटम है। Each and everything is made up of matter in the universe, and matter is made up of एटम्स। इसलिए एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ वर्ल्ड। ये ख्याल किया गया कि एटम ही बुनियादी यूनिट है इस दुनिया का। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहता हूँ बायोलॉजी के रिलेटेड, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी अंडरस्टैंड करेंगे। देखें, आपने बायोलॉजी में बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जब पढ़ी तो आपने उसमें सब एटॉमिक लेवल की बात की, आपने उसमें एटॉमिक लेवल की बात की, आपने उसमें मोलेकुलर लेवल की बात की, आपने उसमें ऑर्गेनेली लेवल की बात की, यहाँ तक लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी। फिर आपने सेल लेवल की बात की और आपने कहा यूनिसेलुलर, एक सेल पर मुश्तमिल जानदार मौजूद हैं। तो लिहाजा एक सेल पर जानदार अगर मौजूद हैं तो जानदार और बेजान में बेसिक डिफरेंस ही लाइफ यानी कि ज़िंदगी का है। तो जब एक सेल से लाइफ स्टार्ट हो गई तो बायोलॉजिस्ट ये कहते हैं
कि सेल बुनियादी इकाई है, अगर सेल बन जाता है तो इसका मतलब ज़िंदगी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, उसी तरह इस बात पे सब साइंटिस्ट मुत्तफ़िक़ थे कि दुनिया कायनात की हर चीज़ मादा है से बनी हुई है और मादा बज़ाते खुद एटम से मिलकर बना है। इसका मतलब एटम होंगे तो मादा बनेगा, मादा होगा तो दुनिया कायनात बन सकती है। सो इसका मतलब एटम पे एक्चुअल बुनियाद है। ये एक उनका बुनियादी पोस्टुलेट था। उसके बाद दूसरा पोस्टुलेट जो उन्होंने पेश किया वो इस एटम के बारे में था, आइडेंटिटी के बारे में, जो इस आइडिया जो इनडिविजिबल वाला आइडिया है इसको सपोर्ट करता था कि एटम इज हार्ड डेंस इनडिविजिबल स्फीयर। कि एटम एक सख्त गाढ़ा इनडिविजिबल स्फीयर है, नाकाबिले तकसीम एक बेज़वी ज़र्रा है। ठीक है, कुर्रा है। तो ये बेसिक यूनिट को ही दोबारा एलेबोरेट कर रहा है कि मादा टूट के एटम्स में तब्दील हो जाता है, लेकिन एटम फर्दर नहीं टूट सकता, वो बुनियाद है, वो एक इंडिविजिबल ज़र्रा हो जाता है। ठीक, उसके बाद 19वीं सदी के वो कहता है कि एंड तक यही ख्याल किया जाता था कि एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। हाउएवर इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, अब तीसरा हिस्ट्री में दौर आ रहा है, इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, 19वीं सदी के एंड तक तो ये ख्याल किया जाता था कि एटम इंडिविजिबल है। 20वीं सदी के इब्तदा में मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए, जिनमें नामी ग्रामी केमिस्ट जो थे वो गोल्डस्टाइन थे, जे थॉमसन थे, रदरफोर्ड थे, बोहर थे एंड मैनी मोर। लेकिन यहाँ पे चंद एक मेंशन किए हैं। इनके अलावा सर विलियम क्रॉक्स का एक बड़ा ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है। सर जेम्स चैडविक एक केमिस्ट थे, उनका एक बड़ा ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है। बट चंद एक आपकी बुक में एग्जांपल्स के तौर पे शुरू में लिखे हुए हैं कि इन साइंटिस्ट, इन केमिस्ट हजरात की दिन रात की कोशिशें थी कि आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचे कि एटम कैन बी डिवाइडेड। इनके एक्सपेरिमेंट्स के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि एटम कैन बी डिवाइडेड। इन्होंने हमें इस चीज़ पे मजबूर कर दिया। दे सेड दैट एटम कैन बी डिवाइडेड। याद रखिएगा, जब कोई चीज़ तकसीम होती है तो वो छोटी हो जाती है। मिसाल के तौर पे आप ये एक बोर्ड मार्कर पकड़ें, इसको तकसीम कर दें, दरमियान में से तोड़ दें, ये दो टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा तो छोटा हो जाएगा साइज़ इसका। इसी तरह एटम जब डिवाइड हुआ तो छोटा हो गया। हम छोटे के लिए तो पहले ही जो हमारी एक सेंस थी अंडरस्टैंडिंग की वो हम इस्तेमाल कर चुके हैं। तो जब डिवाइड हुआ तो मज़ीद छोटे पार्टिकल्स आए। अब ये एक बड़ा मेजर किस्म का प्रॉब्लम था कि डिवाइडेड पार्टिकल्स जो बनेंगे उनको नाम क्या दिया जाएगा। द रिजल्टेंट पार्टिकल्स are labeled as
सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये बेटा लेबल के स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, मे भी कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है, ये गलत शायद डबल भी आएगा, बहरहाल एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। तो अगर आपको याद हो, आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, एज वेल एज केमिस्ट्री में भी बता देता हूँ कि जहाँ पे भी सब शुरू में आ जाता है उसके मैंने होते हैं स्मॉलर। एटॉमिक स्टैंड फॉर एटम, सो स्मॉलर देन एटम। एटम क्या था? बहुत स्मॉल था, उससे भी छोटा। अगर आपको याद हो, मैंने आप लोगों को रिलेटिव एटॉमिक मास का टॉपिक जब पढ़ाया तो मैंने उसमें यह कहा था कि जब किसी चीज़ को अंडरस्टैंडिंग हासिल करना उसकी मुश्किल हो जाती है तो उसके लिए हम रेफरेंस का फिनोमेना यूज़ करते हैं। रेफरेंस की वजह से हम जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो एटम छोटा तरीन समझ चुके थे, उससे भी छोटा आ गया, तो हमने उसके लिए एक तो नाम तजवीज़ करना था प्लस उसको अंडरस्टैंड करना था, तो हमने रेफरेंस का फिनोमेना यूज़ किया कि एटम बहुत छोटा है, वो उससे भी छोटा। सो इसका मतलब हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि वो तो बहुत छोटा होगा। तो देयर आर लॉट ऑफ पार्टिकल्स, मोर देन 100 तकरीबन डिस्कवर हो चुके हैं, बट मोस्ट फंडामेंटल जो हैं पार्टिकल्स वो 3 हैं। मोस्ट फंडामेंटल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनकी तादाद 3 है। कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। अब अगर यहाँ पे हम देखें फंडामेंटल के मीनिंग्स क्या हैं, तो अगर आपको याद हो, हमने अपने केमिस्ट्री के वेरी फर्स्ट लेक्चर में जिसमें मैंने पेपर पैटर्न बताया था, उसके फर्दर अगला सेकंड लेक्चर यानी कि अगर हम देखें जो कि हमारे सिलेबस के एतबार से पहला लेक्चर बनेगा, तो उसमें मैंने चैप्टर के टाइटल को डिफ़ाइन किया था। तो मैंने फंडामेंटल के मीनिंग बताए थे बेसिक, जिसकी वजह से अब मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन की जा सकें, एक्सप्लोजर की जा सके, जिसकी बिना पे, जिसकी बुनियाद पे, उसे फंडामेंटल कहते हैं। तो इसी तरह एटम की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें से मैक्सिमम ज़्यादातर, बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सिर्फ इन 3 पार्टिकल्स की वजह से एक्सप्लेन हो जाती हैं, लिहाजा इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स का नाम दिया गया। अब जब हम इस नतीजे पे तो पहुंच आए कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी हैं, तो इसके हवाले से ये स्टार्ट हो गया कि अब इनकी अरेंजमेंट कैसी होगी। तो उसके लिए मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ थ्योरीज़ पेश की गई। तो मिसाल के तौर पे सबसे पहले हम बात करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। तो उन्होंने जस्ट ये कह दिया था कि एटम इज़ हार्ड डेंस स्फीयर इंडिविजिबल पार्टिकल है। उन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अरेंजमेंट के हवाले से ये जिक्र नहीं किया था, क्योंकि वो इसी बात के कायल थे कि एटम एक इंडिविजिबल पार्टिकल है। ताहम जब ये साबित हो गया कि नहीं, एटम को डिवाइड किया जा सकता है, तो फिर एक और अजीम केमिस्ट है, उन्होंने इनकी अरेंजमेंट का ज़िम्मा उठाया। उनका नाम था थॉमसन एटॉमिक मॉडल। उनका नज़रिया था प्लम पुडेंट थ्योरी। इसके मुताबिक
उनका ये कहना था कि जैसे एक खीर में कोई भी मेवा बादाम जो है वो एक न्यूक्लियस की मानद है और उसके इर्द गिर्द चावल लिपटे होते हैं, दरमियान में कोई स्पेस नहीं होती। इसी तरह एटम के सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ऐसे चिमटे हुए हैं। सेंटर में ये न्यूक्लियस के मिनेंगे मरकज़ी हिस्सा के होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से उसके ऊपर चिपके हुए हैं, दरमियान में कोई खाली जगह नहीं है। ये उनका नज़रिया था। आप इसे सादा लफ्ज़ों में यूँ समझ लें कि हम बाज़ार में जाएं, जो मोची हजरात हैं, अगर उनके पास आप देखें तो एक मकनातीस होता है जिसके ऊपर उन्होंने कील वगैरह लगाए होते हैं। तो मकनातीस आप यूँ कह लें कि एक न्यूक्लियस है और उसके ऊपर चिपके हुए मेख जो होंगे, वो कील जो होंगे, वो इलेक्ट्रॉन की मानद हैं अकॉर्डिंग टू प्लम-पुडिंग थ्योरी। मगर ये बाद में गलत साबित हुआ। कैसे हुआ वो हम इसी चैप्टर में इंशाल्लाह डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये इब्तदाइया एक मॉडल उन्होंने पहले पेश कर दिया। उसके बाद इनके डिस्कवरीज़ भी एक चैलेंज है, वो भी हम इंशाल्लाह इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि पहले हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़, प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ेंगे, उसके प्रॉपर्टीज़, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ेंगे, उसके प्रॉपर्टीज़। फिर फर्दर हम जब ये कंफर्म कर लेंगे कि बाकी तौर पे ये पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो उसके बाद हम मूव करेंगे फर्दर रदरफोर्ड और बोहर मॉडल की जानब। तो इस तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला हिस्सा ख़त्म होगा। फिर हमारे पास इसी चैप्टर के एक दूसरा हिस्सा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कि जब एटॉमिक स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, बोहर के मॉडल में हमने ये चीज़ पढ़नी है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को हम पढ़ेंगे। वो हिस्सा ख़त्म होगा तो एटॉमिक स्ट्रक्चर टोटली तौर पे ख़त्म हो गया। अब आइसोटॉप्स के बारे में स्टार्ट करेंगे और हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। लेकिन आज के लेक्चर में ये इंट्रोडक्शन था। कल इंशाल्लाह हम अपने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रे से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। इसमें अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो आप बेटा मुझे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।